नजरनादा वीटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सर्बानंद सोनोवाल ने लिया आसाम के वजीर आला के ओहदे का हलफ। आसाम में बीजेपी के पहले वजीर आला बने सोनोवाल। वजीर आजम और अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान थे मौजूद। मरकज ने किया 13 नए शहरों को स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल। देहरादून फिर फहरिस्त से बाहर। बजरंग दल कारकुनान की असलहे की ट्रेनिंग का मामला। सियासी जमातों ने की मजम्मत। एडीआर की रिपोर्ट में सामने आया सियासी जमातों की कमाई और खर्च की तफसील। रिपोर्ट में खर्च की तफसील को तय वक्त पर पेश करने का किया गया मुतालबा। दो हिंदुस्तानी माहीगीरों के कत्ल के मुलजिम इटली के दूसरे मरीन को छोड़ने का मुतालबा। इटली की हुकूमत ने की सुप्रीम कोर्ट में अपील। अपने 4 रोजा दौरे पर चीन पहुंचे प्रणब मुखर्जी। सदर जमहूरिया का हुआ शानदार इस्तकबाल। चीन अपने रेल रास्ते को हिंदुस्तान तक बढ़ाने का रखता है मंसूबा। बिहार तक बढ़ाना चाहता है रेल नेटवर्क। और सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। शुरुआत करेंगे सर्बानंद सोनोवाल के हलफबरदारी तकरीब से। बीजेपी के लीडर सर्बानंद सोनोवाल ने आसाम के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। इन्हें गवर्नर पीबी आचार्य ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े लीडरान और मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। सर्बानंद सोनोवाल आसाम में बीजेपी के पहले वजीर आला हैं। आसाम में नई हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब अदा हुई। आसाम के खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में यह तकरीब अमल में आई। बीजेपी के लीडर सर्बानंद सोनोवाल ने आसाम के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। उन्हें गवर्नर बीपी आचार्य ने यहां ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। सोनोवाल के साथ हेमंत विश्वा शर्मा, परमिला रानी, अतुल बोरा, चंद्रमोहन पटवारी, परमिल शुक्ला, रंजीत दत्त, केशव मोहंता, रिहोन देमारी ने सोनोवाल हुकूमत में वजीर के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी पार्टी सदर अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई बड़े लीडर पहुंचे। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के वजीर आला आनंदीबेन पटेल, राजस्थान के वजीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया, पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल और आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू भी इस मौके के गवाह बने। ये पहली बार है जब शुमाल मशरिक के किसी रियासत में बीजेपी की हुकूमत बन रही है। वीर लासित वीर चिलाराय देश, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव माधवदेव आजान फकीৰৰ देश, रूपकोঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা, নটহিত জফুনি শৰ্মা আৰু সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দেশ। এইখন ৰাজ্যত আমি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ধৰ্মাৱলী লোকে বসবাস কৰোঁ। আমাৰ উপাসনাৰ পদ্ধতি পৃথক পৃথক হলেও আমি সাংস্কৃতিকভাৱে একেটা থালৰ সৈতে জড়িত। আমাৰ সাংস্কৃতিক অভিন্ন। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত আমি মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ শক্তিশালী কৰি আমি এখন শক্তিশালী সমাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰসৰ হ'ম।
আজি এই শুভক্ষণত মই সেইসকল মহান বীৰ বীৰংগনালৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে জাতীয় আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিলে আৰু লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু সংঘৰ যিসকল প্ৰচাৰকে দেশৰ স্বাৰ্থত আত্মবলিদান দিলে তেখেতসকলক মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। सर्बानंद आसाम के 14वें वजीर आला बने हैं। इस तकरीब में आसाम के साबिक वजीर आला तरुण गोगोई ने भी शिरकत की। तकरीब में आसाम का रिवायती रक्स भी हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल किया गया। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आवाम से खिताब किया। मोदी ने अपने खिताब का आगाज आसामी जबान में किया। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल को मुबारकबाद दी और आसाम की आवाम का शुक्रिया अदा किया। श्रद्धाहर असमवासी राइज आपन लोग होकोलुके एने एक ऐतिहासिक रायदानोर बाबे মই নোটৰে সেৱা জনাইছো। आसाम वासियों को नमन करना चाहता हूं कि जिन्होंने विकास का सपना देखा और विकास की पूर्ति के लिए श्रीमान सर्बानंद जी और उनके साथियों को सेवा करने का अवसर दिया। आज सबसे पहले मैं आसाम की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज सर्बानंद जी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार यहां पर अस्तित्व में आई है। इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही असम गण परिषद और बीपीएफ के सहयोगियों के साथ ये जो नई सरकार काम कर रही है, मैं आसाम की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने जो जनादेश दिया है वो जनादेश इतने कारगर तरीके से सरकार काम करने वाली है कि आसाम देश के अग्रिम राज्यों की पंक्ति में देखते देखते शुमार हो जाएगा और विकास के नए रिकॉर्ड ये 5 साल के अंदर आसाम बनाएगा। तकरीब को खास बनाने के लिए हलफ बर्दारी तकरीब आम लोगों के बीच की गई। साल 1985 के बाद ये पहला मौका है जब इस तरह से हलफ लिया गया। इससे पहले एजीपी की हुकूमत ने इस तरह की तकरीब अदा की थी। सोनोवाल की तकरीब में तकरीबन 1.25 लाख लोग मौजूद थे। सिक्योरिटी को देखते हुए 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। वाज़ेह है कि 126 रुकनी असेंबली में बीजेपी, एजीपी और बीपीएफ को मिलाकर कुल अराकीन की तादाद 86 है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। 2004 से 2015 के बीच हुए असेंबली और लोकसभा इंतखाबात से मुतालिक एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सियासी जमातों की तरफ से जमा की गई कुल रकम और खर्च की तफ्तीश की गई है, जिसके बाद ये मुतालबा किया जा रहा है कि सभी सियासी पार्टियां अपने खर्च की तफसील तय वक्त के अंदर पेश करें। देखिए रिपोर्ट। इलेक्शन की इस्लाह पर काम करने वाली तंजीम ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट सामने आई। इसमें 2004 से लेकर 2015 के बीच हुए मुख्तलिफ रियासतों में कुल 71 असेंबली और 3 लोकसभा इंतखाबात में सियासी पार्टियों की तरफ से जमा की गई कुल रकम और खर्च की तफ्तीश की गई। इस रिसर्च के नताइज में ये मुतालबा उठा कि सभी सियासी पार्टियां अपने खर्च का ब्यौरा
तय वक्त के अंदर पेश करें। तंजीम की तरफ से कहा गया कि ऐसा न होने से जमा की गई रकम के जरिए का पता नहीं चल पाता और बाकी बची हुई रकम का इस्तेमाल पार्टियां कहां करती हैं, इसकी भी जानकारी आम नहीं हो पाती। इससे बड़ी तादाद में ब्लैक मनी इंतखाबात में खर्च होती है। एडीआर की ये रिपोर्ट 11 वर्षों में हुए असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के दौरान जमा किए गए इंतखाबी मंशूर पर मबनी है। इनमें मुख्तलिफ असेंबली इंतखाबात के दौरान अलग अलग सियासी पार्टियों की तरफ से जमा कुल रकम की हिस्सेदारी 63% या 2100 करोड़ बताई गई। इसी दौरान हुए 3 लोकसभा इंतखाबात के दौरान जमा रकम कम रही, ये 44% या 1000 करोड़ रुपए रही। एडीआर के आदाद-ओ-शुमार दिखाते हैं कि इस दौरान 71 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में 2107.80 करोड़ रुपए जमा किए गए। साल 2004, 2009 और 2014 में हुए लोकसभा इंतखाबात में चेक से सबसे ज्यादा रकम आई, जो कि 55% या तकरीबन 1300 करोड़ रुपए रही। वहीं इस दौरान 1039.06 करोड़ रुपए की रकम आई। वहीं लोकसभा इंतखाबात में 83% रकम या 2044.67 करोड़ रुपए चेक के जरिए से खर्च किए गए। रिसर्च बताती है कि लोकसभा इंतखाबात में पार्टियों ने 267.14 करोड़ रुपए का चंदा जमा किया। एडीआर के मुताबिक इस फहरिस्त में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है, जिसने 118 करोड़ रुपए जमा किए और 90.09 करोड़ खर्चा किया। आम आदमी पार्टी सिर्फ 2014 के लोकसभा इंतखाबात लड़ी, लेकिन रकम जमा करने के मामले में ये दूसरे नंबर पर रही। उसने 51.83 करोड़ रुपए जमा करने का ऐलान किया था। 63.66 करोड़ रुपए जमा करने के ऐलान के साथ अन्ना द्रमुक तीसरे मुकाम पर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मोदी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी लीडरान और वज़रा हुकूमत की हुसूलियाबियाँ गिनवा रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे नेशनल ब्यूरो उर्दू के एडिटर खुर्शीद रब्बानी ने बीजेपी के कौमी तर्जमान जफर इस्लाम से अक़लियतों के लिए हुकूमत के इक़दामात, दावे और वादे वफा करने समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। 2 साल मुकम्मल कर चुकी है और मरकजी हुकूमत के कामकाज को बताने के लिए पार्टी के नुमाइंदे भी सामने आ रहे हैं। खासतौर से माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जफर इस्लाम साहब, बीजेपी के नेशनल स्पोक्समैन है। क्या कहेंगे सर, बहुत सारे काम हुए और आप लोगों को भी मैदान में उतरना पड़ रहा है बताने के लिए? नहीं, देखिए, हमारी अचीवमेंट्स है किसी फ्रंट पे, देखिए चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे, चाहे सोशल फ्रंट पे, चाहे आप देखिए ग्लोबल कम्युनिटी में किस तरह की हमारी स्टैंडिंग हुई। आप कहीं भी किसी अंदाज से भी हमारे पर रखना चाहें हमारी सरकार को, तो हमारी सरकार खरी उतरेगी हर एरियाज़ में। आप देखिए, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो हमारे जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है सब इम्प्रूव है, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट का कम हुआ है अगर, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए तो इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, और अगर आप रिजर्व देखिए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ा है। और जो हमारी ग्रोथ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जीडीपी ग्रोथ है, वो 7.2 हमारे सरकार जब आई थी तो वो 5% था, और जब आप नेक्स्ट ईयर 7.2 था और अब 7.6। और आगे आने वाले दिनों में अगर जीएसटी जैसे बिल पास हो जाए, हमें अगर सपोर्ट मिले अपोजिशन का, वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, तो शायद हमें उम्मीद है कि जिस तरह की इनिशिएटिव हमारी सरकार ले रही है तो डबल डिजिट में भी जीडीपी ग्रोथ। बीजेपी के तर्जुमान जफर इस्लाम से नेशनल ब्यूरो ईटीवी उर्दू के एडिटर खुर्शीद रब्बानी की तफसीली बातचीत देखिए हमारे प्रोग्राम दिल्ली मेट्रो में रात 10:30 बजे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 4 दिन के चीन के दौरे पर हैं। ग्वांगझू पहुंचने पर ग्वांगटोम के वाइस गवर्नर ही जोंगयू और वाइस मिनिस्टर लियो जेनमैन ने इनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी अपने दौरे के दौरान चीनी लीडरान के साथ कई अहम मुद्दों पर तबादला ख्याल करेंगे। सदर जमहूरिया के साथ इस दौरे में मीडिया के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद भी इस दौरे में शामिल हैं।
और नाज़रीन, सदर जमहूरिया के साथ चीन के दौरे पर इनके साथ मौजूद हैं ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। जी जगदीश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि चीन पहुंचने पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का किस तरह से इस्तकबाल किया गया और उनका मूड कैसा था? यहाँ पहुंचने एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत हुआ। यह चीन का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर का लुक एंड फील यूरोप जैसा है। शहर में चौड़ी सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, होटल्स हैं और शहर एक सबसे बड़ा औद्योगिक शहर चीन का इसे कहा जाता है। आज शाम को भारतीय दूतावास में राष्ट्रपति का रिसेप्शन हुआ। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग इस फंक्शन में मौजूद थे। इस शहर में लाखों भारतीय रहते हैं। मुख्यतः बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा व्यापार धंधा ये लोग करते हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति के मूड का सवाल है, उनका मूड अच्छा है। वे प्रसन्नचित्त हैं, रिलैक्स्ड हैं, तनाव मुक्त हैं। इसका कारण ये है कि पिछले 3 दिन से नीट के अध्यादेश को लेके जो उलझन उनके दिमाग में थी, उसे आज सुबह उन्होंने दूर किया, अध्यादेश पे हस्ताक्षर किए। इस बार राष्ट्रपति जल्दबाजी में उत्तराखंड की तरह कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पे उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था और जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उससे सभी लोग एम्बेरस फील कर रहे थे। इसलिए इस अध्यादेश पे साइन करने से पहले उन्होंने 2 बार स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया, विधि विशेषज्ञों को बुलाया और बाद में संतुष्ट होकर के इस अध्यादेश पे साइन किए और इसके बाद वो चीन यात्रा पे रवाना हुए। कुल मिलाकर राष्ट्रपति जी खूब संतुष्ट हैं और रिलैक्स नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जगदीश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आईडीबीआई बैंक की चौथी सहमाही के नतीजे काफ़ी बेहतर रहे हैं। साथ ही रिकवरी और प्रधानमंत्री जन धन योजना में भी आईडीबीआई बैंक को काफ़ी कामयाबी मिली है। कैसा रहा आईडीबीआई बैंक का अब तक का कामकाज और आगे क्या है मंसूबा, इस पर आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ किशोर खराज से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे गुनीजा ने। कर रहे हैं आईडीबीआई के 4th क्वार्टरली रिजल्ट्स की और इस वक्त मेरे साथ में किशोर खराज जी, सीईओ एमडी आईडीबीआई मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि कैसा रहा इस बार का। सर, पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से अगर इस बार के रिजल्ट्स कंपेयर करें तो क्या रहा? इम्प्रूवमेंट रहा या यू आर एक्चुअली आप देख रहे हैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट? नहीं, पिछले क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो ये इम्प्रूवमेंट ही था। बिकॉज पिछले क्वार्टर में हमारा जो लॉस था वो ऑलमोस्ट 2185 करोड़ का था। इस क्वार्टर का हमारा जो लॉस है वो 1736 करोड़ है। एक्चुअली मार्केट काफ़ी उम्मीद कर रहा था ज़्यादा इससे, आईडीबीआई बैंक शायद ज़्यादा लॉस करेगा, लेकिन इसमें जितने भी अकाउंट्स जो मार्केट के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो अकाउंट बेस्ड थी, और जितने भी अकाउंट्स हमारे पास स्ट्रेस अकाउंट्स थे, काफ़ी सारे अकाउंट्स में हमने रिजोल्यूशंस के लिए काफ़ी प्रयास किए और इसकी वजह से वो उनका स्ट्रेस कम हो गया और इसकी वजह से काफ़ी सारे अकाउंट एनपीए में गए नहीं, और एनपीए में नहीं गए तो प्रोविज़न कम हो गई, और चूँकि प्रोविज़न कम हो गई तो हमारा लॉस भी उतना ही कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा, आप अगर देखोगे तो देयर इज़ ए इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। लास्ट क्वार्टर में सडनली देयर वाज ग्रोथ इन ग्रॉस एनपीए। इस वक्त इतना नहीं है जितना लास्ट क्वार्टर में हुआ था, हार्डली 2% इसमें इंक्रीज़ हुआ है। मेरा ग्रॉस एनपीए अभी 10.98 तक आ गया है और मुझे उम्मीद है कि ये पीक होगा, इससे आगे अभी कम ही होते जाएगा। तो 9 PM खबरनामे में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तिरछी नज़र के साथ। आदाब।